हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज़। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली करंट। तो आज की आपकी अगली करंट है, यानी आज के दिन की 15 जुलाई। तो देखते हैं आज क्या है। तो आज 15 जुलाई है, तो आज मनाया गया था, आपका दिन मनाया जाता है, यूएनओ द्वारा ये दिन बनाया गया है विश्व कौशल दिवस के रूप में। किसके लिए हुए? विश्व युवा कौशल दिवस। कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे। कब? 15 जुलाई। ठीक है। ये जो दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और अच्छे कार्यों के लिए स्किल अर्जित करने, स्किल पहचानने के लिए, ऐसा स्किल पहचान सकें जो रोजगार उन्हें दे, उद्यमिता दे और अच्छा उनकी प्रोग्रेस कर सके, उससे लेस कर सके। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसकी थीम क्या थी, अगर हम बात करते हैं थीम की, तो इसकी थीम थी स्किल फॉर ए रिसाइलेंट यूथ। स्किल फॉर ए रिसाइलेंट यूथ। ठीक है। ये क्या है? इसकी थीम है। अगर हम इसको देखें और, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके संगठन आईएलओ और आपका यूनेस्को, दोनों इससे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं विश्व भर में अपने अपने केंद्रों पर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत के संबंध में, तो भारत में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। और भारत में अगर बात की जाए कि भारत में कौशल दिवस में क्या है, कोष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भारत में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत विश्व कौशल दिवस मनाया गया। ठीक है। इसके अलावा एक और इसको जानने की बात है कि विश्व कौशल दिवस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब इसको पहचाना था, कब इसके बारे में बात की थी? 2014 से यूएनओ ने क्या कहा कि एक युवाओं को कौशल स्किल प्रदान करने के लिए, स्किल को पहचानने के लिए, उन्हें स्किल से लेस करने के लिए एक डे बनाया जाए, एक दिन निर्धारित किया जाए। तो वो दिन निर्धारित करने की बात आई 2014 में, और 15 जुलाई 2015 से विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और ये इसकी घोषणा की गई थी आपकी किसमें? इचियोंग घोषणा के अंतर्गत ये घोषित किया गया था। ठीक है, इचियोंग घोषणा। और अगर हम बात करते हैं कि इस कौशल दिवस को जो सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो उन गोलों में गोल नंबर 4, कौन सा? गोल नंबर 4, उसमें यही बात की गई है कि सारे युवाओं को, जितने भी व्यक्ति युवा हैं, जितने भी लोग हैं, कौशल प्राप्त करना चाहते हैं, स्किल प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें स्किल प्रदान करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उन्हें स्किल युक्त बनाने के लिए कार्यक्रमों का और उनके इनोवेशन को पहचानने की, उनकी योग्यता को पहचानने के लिए इसे लेस किया जाए। ठीक है। तो ये आपका अगर बात की जाती है कि किसमें जो आपके सस्टेनेबल गोल हैं, क्या है? सतत विकास लक्ष्य, जो आपका है सतत विकास लक्ष्य 4, इसी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, आपके एग्जामों में कई बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, गोल नंबर 4 ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है। तो ये आपका कौन सा गोल है? उद्यमिता और कौशल अर्जित करने का आपका 4 गोल है। ठीक। तो ये आपका कौन सी न्यूज़ रही? आज की पहली करंट रही। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी अगली करंट की, वो देखते हैं। अगली करंट अगर हम देखते हैं, तो अगली करंट है हमारी अटल इनोवेशन मिशन से संबंधित। क्या है अटल इनोवेशन मिशन? अटल इनोवेशन मिशन, इसमें क्या बात की गई है, क्यों ये बात किया गया है? तो ऐसे कोविड-19 के काल में ऐसे स्टार्टअपों को पहचानने के लिए अटल इनोवेशन मिशन को में
ऐसे स्टार्टअप को पहचानना है जो कोविड-19 के डैमेज को कम से कम कर रहे हैं, यानी कोविड-19 के कारण जो नुकसान हो रहा है अर्थव्यवस्था को, लोगों के स्कूल को, लोगों के रोजगार को, उसको कम से कम कर रहे हैं, यानी एक तरह से प्रतिपूर्ति का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टअपों को पहचानने की बात की गई है अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत। जैसा आप लोग जानते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और भारत के कौशल विकास आयोग और भारत के अन्य जो प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, जो आपका ब्रिक है, आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, AGNI है, इन सारों ने एक मिलके एक इनोवेशन बनाया, यानी अटल इनोवेशन मिशन। और इसके अंतर्गत स्टार्टअपों को पहचाना गया और उन्हें लिस्टेड किया गया कौन कौन से स्टार्टअप इस अटल इनोवेशन मिशन में आएंगे। तो अब ये क्यों आया है चर्चा में, वो इसलिए आया है कि अटल इनोवेशन मिशन में ऐसे डैमेज कंट्रोल, यानी जो डेमोज कंट्रोल करें, जो डेमो को डेज होने डेमो डेज कर रहे हैं, यानी कोविड-19 कारण जो अर्थव्यवस्था में प्रतिपूर्ति हुई है, हानि हुई है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको ह्रास को कम से कम कर रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टअपों को पहचाना जाए। ठीक है, तो देखें क्या करना है इसमें। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में मैंने बताया, तो इसमें किया है डेमो डेज इनिशिएटिव की पहचान, डेमो डैश इनिशिएटिव की पहचान। ठीक, इसकी बात की जा रही है डेमो डेज इनिशिएटिव की पहचान, यानी अगर हम सरल भाषा में कहें, ऐसे स्टार्टअप जो कोविड-19 के नुकसान को कम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि अटल इनोवेशन मिशन में लगभग 5000 से अधिक स्टार्टअप लिस्टेड हैं, और उनमें से कितने कोविड-19 जो 50 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं और इनका कनेक्शन 5000 नहीं, 50 स्टार्टअप ऐसे हैं जो डेमो डेज कंट्रोल इनिशिएटिव के रूप में पहचाने गए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, अटल इनोवेशन मिशन का डेमो डेज इनिशिएटिव की पहचान के संबंधित एक कार्यक्रम है। ठीक, ये आपको मैंने बता ही दिया है कि नीति आयोग और आपके प्रौद्योगिकी आयोग, भारतीय CSIR और आदि डिपार्टमेंटों का एक संयुक्त प्रक्रम है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें आज की हमारी अगली न्यूज़ की, तो वो है प्रज्ञता। क्या है प्रज्ञता? ये क्या है? प्रज्ञता एक दिशा निर्देश है जो डिजिटल एजुकेशन, यानी डिजिटल, जैसे आप जान रहे हैं कोविड-19 कारण सारे स्कूल विद्यालय सब बंद हैं, बच्चे घरों में कैद हैं। भारत में लगभग 240 मिलियन के करीब बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई है, कॉलेजी शिक्षा प्रभावित हुई है। तो ऑनलाइन की बात की गई, तो उसी डिजिटल एजुकेशन में स्कूली शिक्षा में क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या क्या सहूलियतें होनी चाहिए, तो उन सारे दिशा निर्देशों को HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। और उन सारे दिशा निर्देशों को किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रज्ञता के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? प्रज्ञता के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम इसके बारे में देखें तो इसमें वही है, मैंने आपको बताया कि HRD मिनिस्ट्री, HRD मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा से संबंधित स्कूली छात्रों के लिए शिक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? प्रज्ञता के अंतर्गत। PRAGYATA किसके अंतर्गत आते हैं? प्रज्ञता के अंतर्गत। ठीक, तो इसमें अभिभावकों को सुझाव, हस्तक्षेप के तौर तरीके, डिजिटल शिक्षा और साइबर सुरक्षा और डिस्ट्रिक्ट शिक्षा का शारीरिक नुकसान ना हो उसका, तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रज्ञता नामक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक,
तो ये आपका इसमें जो प्लान बनाए गए हैं, ऑनलाइन सीखने के 8 चरण बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? ऑनलाइन सीखने के 8 चरण, ऑनलाइन शिक्षा के 8 स्टेप्स। 8 क्या बनाए गए हैं? 8 स्टेप। उसमें क्या क्या है? उसमें सबसे पहले है आपका प्लान, उसके बाद आता है आपका रिव्यू, ठीक है, प्लान, रिव्यू, गाइड, अरेंज, प्लान, रिव्यू, गाइड, अरेंज, टॉक, अरेंज, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड इनिशिएटिव। असाइन और आपके असाइन के बाद ट्रेंड और इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ये सब क्या बनाए गए हैं? प्रज्ञता का फुल फॉर्म के रूप, एप्रिसिएट, सॉरी, एप्रिसिएट, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका प्रज्ञता हुआ एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगली जो न्यूज़ है हमारी उसको देखते हैं। तो अगली न्यूज़ इन्वायरमेंट से संबंधित है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2050 तक लगभग प्रत्येक देश ने एक MOU साइन किया है यूएनओ का, जिसमें को सम्मेलन में ये कहा गया था कि वो अपने अपने देश में, अपने अपने देशों में क्या करेंगे? कार्बन क्रेडिट या कार्बन उत्सर्जन की अपनी वर्तमान क्षमता को कम करके आएंगे, आधी पर लाएंगे। तो उसी क्षमता के अंतर्गत एक कार्यक्रम भारत सरकार ने भी उसका सदस्य बना, MOU पे साइन किया। तो उसमें क्या किया गया है? तो उसी के तहत एक पहल शुरू की गई है कि भारत ने एक टारगेट निश्चित किया है। भारत ने एक मंत्रालय भारत का है, यानी रेलवे मंत्रालय, उसने ये कहा है कि 2030 तक हाँ कार्बन उत्सर्जन के मामले में ट्रेनों का या भारतीय रेलवे अपना कितना लाएगी? 0 स्तर लाएगी। क्या लाएगी? 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 0 स्तर पर लाया जाएगा। किसने कहा? ये रेल मंत्रालय ने ये घोषणा की है आज। क्या घोषणा की है? मैंने कहा है ये की है कि वर्तमान जो भी है उसकी टाइम लिमिट क्या कर दे? 2030 तक कितनी करनी है? 0 तक लानी है। इसमें करना क्या होगा? इसमें सबसे पहले तो टोटल जो भारत की अगर हम रेलवे ट्रैक की बात करें तो 1,51,000 से किलोमीटर लंबा भारत का रेलवे ट्रैक है और लगभग 7,000 स्टेशन हैं। तो अब देखो 0 स्तर पर लाएंगे कैसे? सबसे पहले पूरे ट्रैक का क्या करेगा? ट्रैक का विद्युतीकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विद्युतीकरण। स्टेशनों को हरित स्टेशन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कार्यक्रम किया जाएगा और इसके अलावा भी उत्सर्जन को कम से कम करने के लिए स्टेशनों को हरित प्रमाणन, कोचों में जैव शौचालय और फिटिंग, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों और नवीकरणीय इमारतों का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह सारे इको फ्रेंडली इनिशिएटिव उपयोग करके रेलवे मंत्रालय भारत का क्या करेगा? कार्बन उत्सर्जन भारतीय रेलवे क्या करेगा? कम करके आएगा। कितना? 0 स्तर पर। तो ये आपकी आज की दूसरी न्यूज़ है। इसके बाद चलें हम लोग अपने अगले पर। तो जैसा आप लोग जानते हैं डॉक्टर के सिवान कौन हैं? इसरो के वर्तमान में क्या थे? अध्यक्ष हैं। जो डॉक्टर के सिवान यानी आपके इसरो के अध्यक्ष हैं, उन्हें एक अवार्ड देने की बात की गई है और उन्हें इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स 2020 का वॉन कॉर्मन पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने जीता है। क्या जीता है? के सिवान ने। के सिवान, अगर डॉक्टर के सिवान अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक। और इन्होंने क्या किया है इसके बारे में अगर देखें
तो इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का कौन सा अवार्ड जीता है? वॉन कॉमन 2020 का वॉन कॉमन पुरस्कार जीता। ठीक है, आप जानते हैं कि इन्हीं के ही कार्यकाल में आपका चंद्रयान मिशन 2 किया गया था और GSLV की तकनीकी को बढ़ाया गया था। इसके अलावा इनके और कार्यकारी इन्होंने जो अपनी एजुकेशन शिक्षा की वो IIT मद्रास से की थी। और अगर हम इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये पुरस्कार इनसे पहले किन्हें किन्हें दिया गया है? ये विक्रम साराभाई आपके UR राव को दिया गया है, के कस्तूरी रंगन को भी दिया गया है। ठीक है, KR कस्तूरी रंगन वो भी इसरो के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो इन्हें इसके अलावा भारत सरकार ने विक्रम साराभाई पुरस्कार से भी नवाजा है 1999 को। ठीक, तो ये हुआ आपका इसरो से संबंधित। इसके अलावा एक जो बात की गई है वो एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र पर GST बढ़ाने की बात की है AAR द्वारा एडवांस। ठीक है, उसने क्या किया, 18% की GST की श्रेणी में लाया जाएगा। ये जो सुप्रीम हाई कोर्ट का निर्देश आया है तो उसमें ये कहा गया है कि इनका सैनिटाइजिंग जो एल्कोहल बेस्ड हैं उनका क्या किया जाएगा, 18% की GST की श्रेणी में लाया जाएगा। तो ये तो थे आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण करेंट। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि और कोई करेंट हो तो उसको भी बताया जाए। हाँ बिल्कुल है, नाबार्ड ने एक पैक्स, नाबार्ड का पैक्स है, उसमें देखो क्या है, नाबार्ड ने ये कहा है कि पैक्स यानी PACS क्या होगा? पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट समितियां क्या हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट समितियां लिख दें अगर हम इसे तो आपका प्राथमिक कृषि साख समिति, इसको कहा है नाबार्ड ने कि नाबार्ड ने ये घोषणा की है कि नाबार्ड PACS को कंप्यूटरीकृत करेगा, यानी इसका क्या किया जाएगा? पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए 5,000 करोड़ का निवेश करेगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये नाबार्ड बैंक क्या है? नाबार्ड एग्रीकल्चर बैंक है। ठीक है, तो जो कृषि संबंधित सारे साख हैं उनकी क्रेडिबिलिटी है उन्हें क्या किया जाएगा? कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, जिससे 2023 तक इसे अपग्रेड कर दिया जाएगा। और इसका मेन फोकस ये है कि किसानों की जो आय है 2022 तक लक्ष्य भारत सरकार का दुगना करने का, उसी के अंतर्गत उठाया गया एक इनिशिएटिव है। ठीक, तो ये आज आपका पूरा करेंट रहा और इसका PDF लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्रिप्शन में इसके जो दिया गया है टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमें हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर भेजें और स्वस्थ रहें। और आने वाले UPSC और UPPCS के एग्ज़ामों को देखते हुए जो हमारा कार्यक्रम है चल रहा है, एक तो ये डेली करंट अफेयर और फिर मैं परसों आपको 15 डेज़ हाफ ऑफ जुलाई का करंट अफेयर भी आपको ले लेकर आ रहा हूँ। और पेपर जो UPPCS के जो चलने में सीरीज़ शुरू की है उसका पेपर भी अपलोड हो जाएगा, तो आप उस पेपर को देखिए, सॉल्व करिए और अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिए। थैंक यू।